हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास लेक्चर में, जहां पर इंपीरियल चोलास के बारे में बात करेंगे। दो मूवीज आ चुकी हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए। यूट्यूब के ऊपर या फिर अगर हम कन्वेंशनल टेक्स्ट की बात करें, चोलास की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कि किस तरह से अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो यहाँ पर कवर्ड है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं इंपीरियल चोलास एज अ टॉपिक को लेके। यहाँ पर फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नोट्स को बनाया गया है, तो उस हिसाब से मैनेज कर लेगा। सबसे पहले अगर हम इंपीरियल चोलास की बात करते हैं, इनको इंपीरियल चोलास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो डोमिनेंस थी या फिर इनके जो एरियाज हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी थे। जैसे श्रीलंका इन्होंने अनेक्स कर लिया था। यहाँ पर अगर हम इंडोनेशिया के जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स की बात करें, वहां पर भी इनकी डोमिनेंस थी, और इस साइड के ऊपर भी इनकी डोमिनेंस है। इनके जो मिशन है वो चाइना तक भेजे जाते थे। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था इनके ट्रेड के लिए, जिसकी वजह से इनको इस पास से निकल के जाना पड़ता था, और इसी पास की वजह से इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर आके अपनी डोमिनेंस दिखाई थी। इन सारी चीजों की वजह से इनको इंपीरियल चोलास का नाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये आपको क्लैरिटी होगी कि इनको ही क्यों इंपीरियल के नाम से एसोसिएट किया जाता है, वो हमने पहले समझा दिया। टाइम पीरियड की बात करते हैं, सो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक का इनका टाइम पीरियड है। अगर हम 3rd सेंचुरी सी तक की बात करें, वहां पर तो आप संगम एज को पढ़ते हैं, जहां पर तीन इंपॉर्टेंट हमारी डायनेस्टीज थी, जो कि है चोला, चेरा एंड पांड्यास। पर इसके बाद किसका डोमिनेंस आ गया था? कालभ्रास का। और इसके बाद पूरे साउथ इंडिया की हिस्ट्री को कौन सी एज कहा जाता है? डार्क एज। यहां तक आपने खुद से कवर कर लिया होगा जब आप एशियन इंडियन हिस्ट्री के अंदर जाके साउथ इंडियन हिस्ट्री को कवर करते हैं। तो उसके बाद विद द टाइम जैसे जैसे कालभ्रास का जो डोमिनेंस है वो कम होने लगा, तो वेरियस एम्पायर्स या फिर डायनेस्टीज खड़ी हुई। जैसे हम बात करें, एक साइड के ऊपर हमारे पास पांड्यन डायनेस्टी है, फिर सदर्न टिप के ऊपर यहाँ पर हमारे पास है चेरास की डायनेस्टी, और इन पांड्यास के टिप में से निकलेंगे चोलास, जो कि माना जाता है कि पूरे टू द एंड खत्म नहीं हुए थे, एज अ फ्यूडेटरी बन के रह चुके थे। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर कौन है? राष्ट्रकूटास। आपने फेमस ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल किया होगा राष्ट्रकूटास का, जो गुज्जर प्रतिहारस, पालास एंड राष्ट्रकूटास का है। तो उनके साथ भी जब ये जो चोलास हैं वो बढ़ने शुरू होंगे, तो इनकी लड़ाई होगी, एंड विद द टाइम इनको रिप्लेस करके कौन आएंगे? चालुक्यास। तो चालुक्यास के साथ भी इनकी जो लड़ाई होनी है वो शुरू हो जाएगी। ये एक क्रोनोलॉजी है, सेंस ऑफ फ्लो है कि किस हिसाब से चीजें आगे आगे हुई। पर अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं। चोला एम्पायर सिर्फ अच्छे से कर जाओ, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कर जाओ, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे जो पहला फाउंडर राजा है इंपीरियल चोलास का, उनका नाम है विजाल्य। किसी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का जो फाउंडर राजा होता है, उसका नाम आपको पक्का से रटना है। सो विजाल्य इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ इंपीरियल चोलास। अब अगर हम सोर्सेज को रेफर करें, तो वहां पर माना जाता है दैट ही वाज पॉसिबली अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास, जो कि उस टाइम के अंदर इस पूरे एरिया में रूल किया करते थे। क्योंकि ये पॉसिबली लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये किनके फ्यूडेटरीज हैं, क्योंकि हम पक्का से बता नहीं सकते। और यूपीएससी कभी भी ऐसा वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसके ऊपर कल को डिबेट हो सकता है। He took an opportunity during the ongoing contest between the Pallavas and the Pandyas, क्योंकि उन दोनों की खुद में लड़ाई चल रही थी, तो विजयालय ने फायदा उठाया और अपना इंडिपेंडेंट जो पूरा किंगडम है उसको कार्व आउट कर लिया। जब इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, तो उसका कैपिटल कौन बना? थंजावर। अगर आपने वो मूवी देखी हो, तब वहां पर भी थंजावर के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, तो वहीं से हम बात कर रहे हैं। कौन से राजा थे? कौन से राजा से? मुत्तराजास। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी कमी हो, कमिंग फ्रॉम अ नॉर्थ साइड। तो थंजावर इन्होंने अपनी पहली कैपिटल बनाई, और किससे ये पूरा जो रीजन है वो जीता था? वो है मुत्तरायर्स। ये नाम ध्यान में रख लेना। एंड क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये हमारा पूरे पहले राजा में से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले राजा का खुद का नाम, एंड दूसरे नंबर के ऊपर जो कैपिटल बनाया थंजावर किससे जीत के। ये हमारी पहली पॉइंट होगी। उसके बाद अगला जो राजा आएगा वो है आदित्य वन। ठीक है भाई, आ गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। he defeated the Pandyan kingdom of Madurai and occupied a large part of the Kannada dynasty, not important। फिर अगला राजा आएगा प्रताका वन। इनके टाइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट बैटल होगा,
किसके साथ वो बैटल होगा? तुंगाभद्रा दोआब के लिए वो बैटल होगा विद द राष्ट्राकूटास। वो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइपार्टिट स्ट्रगल चल रहा था उसी टाइम पीरियड के अंदर, पाला गुज्जर, पाला प्रतिहारास और साथ में राष्ट्राकूटास के बीच में। तो यहाँ पर प्रतानका वन ऑफ द चोला डायनेस्टी विल फाइट अ बैटल बाय द नेम ऑफ ताउकलम। ताउलाकम भी काफी जगह दिया हो गया है, ताउकलम भी काफी जगह दिया गया है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कल को, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट बैटल लड़े गए हैं इंपीरियल चोलास के द्वारा, तो कल को उनकी क्रोनोलॉजी आ जाए, क्योंकि न्यूज में है तो वहां पर पूछा जा सकता है, तो इस बारे में ध्यान में रखना। So he suffered a defeat at the hand of the Rashtrakuta ruler Krishna III in the famous battle of Taukalam, which was fought for the Tungabhadra Doab। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें ये हारे थे। इसके बाद बहुत लंबे टाइम तक जो इनकी पावर है, जो इनकी डोमिनेंस है, वो कम हो गई थी, इसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक दबे रहे थे। एंड ही इज कॉल्ड एज द ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे एक नटराजा टेम्पल था, वहां पर उस टेम्पल के ऊपर जो सोने का विमानन चढ़ाया था। इस तरह के काफी सारे पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पर आगे चल के क्योंकि राजा राजा चोलावन, राजेंद्र चोला, ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आएंगी, तो कल को हमारे को लग सकता है कि उनको कहा जाता है बिल्डर ऑफ द ग्रेट टेम्पल्स, तो नहीं, प्रतानका वन को कहा जाता है बिल्डर ऑफ द ग्रेट टेम्पल। तो यहां से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो बैटल ऑफ ताउकुलम एंड किसको बिल्डर ऑफ द ग्रेट टेम्पल्स कहा जाता है। अब अगला जो इनका बेटा आएगा प्रतानका टू, अब अपने पिताजी के जो डिफीट का दोबारा से बदला लेगा, एंड ही विल डिफीट द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन द बैटल ऑफ वलाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि किस राजा ने राष्ट्रकूटास को हराया था, जिसके बाद राष्ट्रकूटास का पूरा एम्पायर डिक्लाइन की तरफ चला गया था। सो द आंसर इज प्रतानका टू। प्रतानका वन खुद हारे थे बैटल ऑफ ताउकलम के अंदर, और यहाँ पर बैटल ऑफ वलाला के अंदर उनका बेटा जीता था। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद राजा राजा चोलावन। राजा राजा चोलावन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इनिशियल इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करें, वो ये सबसे पहले थे। बहुत खास काम इन्होंने किया कि जैसे ही ये गद्दी के ऊपर आए, ही कंडक्टेड अ लैंड सर्वे इन अराउंड 1000 सी टू इफेक्टिवली मार्शल द रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी तगमा मिला हुआ है, ही विल बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल इन अराउंड 1010 सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं कि एक तो इन्होंने लैंड सर्वे किया अपने एरिया के अंदर, एंड ही विल बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं ये अलग से लेक्चर के अंदर कवर करूंगा कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी के लिए इतना याद रख लो। उसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल के अलावा एक इंपॉर्टेंट विहारा इनके द्वारा बनाया गया, जिसका नाम है चौदमनी विहारा, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। जैसे कि नाम से विहारा से पता लग रहा है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है इन नागापट्टिनम। 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स है हमारे चोलास के अंदर, एक तो है कावेरी पट्टनम और दूसरा है नागापट्टिनम, ये दोनों भी ध्यान में रखना। तो ये चौदमनी विहारा कहां पर है? नागापट्टिनम के अंदर। ये क्यों बनवाया गया था? श्रीलंका के साथ भी इनके टाइज थे, तो जो श्रीलंका का राजा था उसने राजा राजा चोलावन को रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि वहां पर सारी बुद्धिस्ट धर्म था, कि आप मेरे करके मेरे लिए अपनी जगह के अंदर एक विहारा को बनाया जाए, तो वो सारी कहानी है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ही डिफीटेड द चेरा रूलर भास्कर वर्मन इन द बैटल ऑफ कदरूर सलाई। तो यहां पर अभी तक हम 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ ताउकलम, फिर दूसरे नंबर के ऊपर बैटल ऑफ वलाला, और ये तीसरे नंबर के ऊपर है बैटल ऑफ कंदूर सलाई। तो कल को आ जाए बच्चों को लगेगा कि बहुत मुश्किल चीज पूछ ली कि ये बैटल्स के नाम हमने कभी पढ़ा भी नहीं हुआ, पर क्योंकि चोला न्यूज में थे तो ये जो बैटल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इन बैटल्स को इनके जो करस्पॉन्डिंग जो राजा हैं, जैसे प्रतानका वन के सामने बैटल ऑफ ताउकलम, फिर दूसरे बैटल की हम बात करें तो वो प्रतानका टू के सामने, और यहाँ पर राजा राजा चोला वन के सामने। इस तरह से याद रख लेना, कल को क्रोनोलॉजी वाइज आ जाए तो आपका वहां पर सही हो जाएगा। यहाँ पर भास्कर वर्मा वन कौन है? चेरा रूलर। कौन हरा रहा है? राजा राजा चोलावन। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इस राजा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ध्यान में रखने। देन आगे आएंगे राजेंद्र चोलावन, जो सबसे फेमस राजा हैं चोलास में से। सो ही कॉन्कर्ड ओडिशा एंड हिज आर्मी कंटिन्यू टू मार्च फर्दर नॉर्थ एंड डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो देखो जो चोला डायनेस्टी है वो साउथ में है, पाला बंगाल की साइड रूल कर रहे हैं। जब इन्होंने ओडिशा को अनेक्स किया तो उसके बाद ये और ऊपर जाएंगे, तो जब ये पालास को वहां पर हरा के आएंगे गंगा के वाटरशेड एरिया के अंदर, तो इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए, इस चीज की खुशी मनाने के लिए राजेंद्र चोलावन
कौन सा कैपिटल फॉर्म करेंगे? अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्रीज इन नॉर्थ इंडिया। तो कल को आपको पूछ लिया जाए कि ये जो कैपिटल है, जो नया कैपिटल, पहला कैपिटल हमारा कौन सा था? तंजावर, विजयालय के द्वारा बनाया गया। अब ये दूसरा कैपिटल बना है कोंडा चोलापुरम। ये किसने बनाया है? राजेंद्र चोला वन ने। क्यों? क्योंकि पालास को वो हरा के आए हैं उस एरिया के अंदर। विद द टाइम ये साउथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हुए बाकी एरियाज को भी एनेक्स करेंगे। ही सक्सेसफुली इन्वेडेड द श्रीविजय किंगडम इन साउथ ईस्ट एशिया विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर ओवर देयर। इंडोनेशिया साइड की हम बात कर रहे हैं। एंड विद द टाइम मैंने आपको बताया था कि इनका चाइना तक ट्रेड करने का सपना होगा, तो चाइना के साथ ट्रेड को बेहतर करने के लिए 3 डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे जाएंगे। ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से ईयर्स में इसको भेजा जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस राजा ने चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे। सो द आंसर विल बी हमारा राजेंद्र चोला वन। अब इनकी लड़ाई होगी एक इंपॉर्टेंट बैटल इस टाइम के अंदर। जस्ट अ सेकंड। ही डिफीटेड जयसिम्हा थ्री द वेस्टर्न चालुक्यन किंग। सबसे पहले राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास को जब हरा दिया गया तो उसके बाद कौन सा पावर आई है वहां पर? हमारे आज के अगर हम बात करें कर्नाटक रीजन के अंदर, तो वहां पर पावर है हमारे पास राष्ट्रकूटास की। राष्ट्रकूटास को हरा के चालुक्यास, सॉरी मैं गलत बोल गया था, चालुक्यन किंगडम आ चुका है। दो तरह के चालुक्यास है, वेस्टर्न चालुक्यास एंड ईस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास बादामी से रूल करते थे, ईस्टर्न चालुक्यास वेंगी से रूल करते थे। इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर चालुक्यास है, यहाँ पर भी चालुक्यास है। इनको कहा जाता है वेस्टर्न चालुक्यास, ये है ईस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास का जो कैपिटल है वो है बादामी, और जो ईस्टर्न चालुक्यास है उनका कैपिटल है वेंगी। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना है, ये कल को गलती मत करना। ये ना हो कि सब कुछ मैंने करवा दिया, कल को वहां पर डाल दें वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, तो वेंगी वाले जो कैपिटल है वो ईस्टर्न चालुक्यास का था। ये ध्यान में रखना। इनकी किसके साथ लड़ाई हो रही है? वेस्टर्न चालुक्यास के साथ। तो राष्ट्रकूटास के बाद कौन है? वेस्टर्न चालुक्यास। एंड द रिवर तुंगभद्रा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बाउंड्री बिटवीन द चोलास एंड द चालुक्यास। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन सी रिवर को बाउंड्री मान लिया गया था ऑफ चालुक्यास एंड चोलास? इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं इस राजेंद्र चोलावन में से। सबसे पहले कोंडा चोलापुरम, फिर उसके बाद चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, एंड तीसरे नंबर के ऊपर तुंगभद्रा दाव। तो हर एक राजा में से 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही आपको ध्यान में रखने, उससे अलावा पॉइंट आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद जितने भी राजा आए वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, एंड इसी वजह से जो एम्पायर अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जाता रहेगा। पर इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, दैट अराउंड 1118 सी दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वेंगी टू द वेस्टर्न चालुक्यास। वेंगी किसने जीत लिया? वेस्टर्न चालुक्यास ने जीता। ईस्टर्न चालुक्यास को इन्होंने एनेक्स कर लिया था, एंड क्योंकि वेस्टर्न चालुक्यास को था कि हम अगर ईस्टर्न सीबोर्ड तक पहुंचना चाहते हैं तो वेंगी जीतना बहुत जरूरी है, तो वो सारा कुछ है। एंड गंगनवाड़ी विच इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट टू द होयसाला एम्पायर। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर एक बार के लिए अगर ध्यान में रख लोगे सो वेरी वेल एंड गुड। पर प्रायोरिटी वाइज अगर हम बात करें तो जितने पॉइंट पहले करके आए हैं वही जरूरी है। यहां पर जो अगला राजा आएगा एक इंपॉर्टेंट, वो है राजा चोला सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट टेंपल को बनाएंगे जो कि है अरितवेश्वरा टेंपल एट धारसुरम। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है। यहां पर जो पूरे टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है जिसको कहा जाता है ग्रेट चोला लिविंग टेम्पल्स, उनमें 3 तरह के टेम्पल्स हैं। ये जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, ये अरितवेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल्स के नाम से 2 टेम्पल्स हैं। तो इन तीनों को मैं अलग से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो स्पेशल लेक्चर होगा उसके अंदर कवर करवाऊंगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर हम इस अरितवेश्वरा टेम्पल की बात करें, ये किसके द्वारा बनाया गया है? राजा चोला 2 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। कल को राजा चोला वन या फिर राजेंद्र चोला का नाम दे दिया जाए तो वो चीज गलत होगी। राजा चोला 2 के द्वारा बनाया है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मॉडर्न कुंभकोणम बाय राजेंद्र चोला 2। बस उतना ही ध्यान में रख लो। तो यहां पर हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वो इनकी सारी कर ली। पॉलिटिकल हिस्ट्री में सिर्फ आपको यही गिन के 10 पॉइंट शायद होंगे, 10 से 12 पॉइंट है, वही ध्यान में रखने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना। आप अगर वेरियस अदर लेक्चर्स को देखोगे जो कि यूट्यूब के ऊपर है, वहां पर होलिस्टिक कवरेज करने की कोशिश की गई है, पर क्योंकि अभी प्रीलिम्स का दौर है तो यहाँ पर सिर्फ हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी की बात करें, जैसे अभी आपने वो पोनियन सेल्वन नाम की मूवी देखी होगी, तो वहां पर जो पोनी रिवर है, अगर आपने मूवी देखी है, तो वहां पर पोनी एक रिवर को दिखाया गया है, गॉडेस को दिखाया गया है। तो वहां पर पौनी हम रिवर किस को डिनोट करते हैं? सो कावेरी रिवर इज नोन एज द पौनी और द गोल्डन रिवर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल या फिर रिचुअल है कि जब भी कावेरी में फ्लड्स आते थे उस टाइम के अंदर, तो वहां पर एक सेलिब्रेशन की जाती थी फ्लड्स को लेके। सो they had a special place in the culture of Chola's Kaveri River. The annual floods in the Kaveri marked an occasion for celebration known as Adi Perikulo. ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को पूछा जा सकता है कि आडी पेरिकुलु क्या है, ये किस चीज को डिनोट करता है, तो उस वजह से इस चीज को ध्यान में रखना। देन कावेरीपट्टनम, दो इंपॉर्टेंट आपको मैंने पोर्ट टाउन्स बता दिए, कावेरीपट्टनम एंड नागापट्टिनम। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो चोलाज हैं वो उन्होंने अपने पूरे टेरिटरी को किस हिसाब से डिवाइड किया गया था, तो 4 डिविजन्स हैं। सबसे पहले अगर मान लो कोई पूरी टेरिटरी है तो उसके अंदर 4 स्टेट्स बनाए हुए हैं, इनको ये कहा करते थे मंडलम्स। सो 4 मंडलम्स हैं टोटल इनके। अब हर एक मंडलम को अगर यहां पर फर्स्ट को उठाएं तो हर एक मंडलम को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जा रहा है वांडलूज। ठीक है, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के सिटीज के अंदर डिवाइड किया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है नाडू। और सिटीज के आगे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उसका रेफरेंस हमारे को मिलता है कोटम्स या फिर कुत्रम्स या फिर नगरम। तो ये आपको कल को क्रोनोलॉजी वाइज चीज आ जाए कि किस हिसाब से क्रोनोलॉजी है फ्रॉम द लार्जेस्ट एरिया टू द स्मॉलेस्ट एरिया। तो सबसे पहले स्टेट आ जाएगा, मंडलम्स जो कि प्रोविंसेस है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स वलांडूस, देन सिटीज नाडू एंड टाउन्स कोटम्स या फिर कुत्रम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिसेंट्रलाइज्ड ही है, जैसे कि आपकी पूरी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है डिसेंट्रलाइजेशन, फ्यूडेशन सिस्टम से वो चलती है। तो यहां पर भी उसी सेम चीज को फॉलो किया गया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कल को क्वेश्चन आए तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा इनकी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है उसके बारे में आएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। सॉरी, अब 2 टाइप्स ऑफ असेंबलीज के बारे में इनके सोर्सेज के अंदर जो लिटरेरी सोर्सेज है वहां पर बात की गई है। और एंड द सभा और महासभा, देर वॉज अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन इन द ब्राह्मण विलेजेस। ब्राह्मण विलेजेस को क्या कहा गया है? अग्रहारम्स। तो अग्रहत्ता अग्रहारम्स, अग्रहत्ता होता है कि वाटर व्हील को कहा जाता है, उसी से निकला है अग्रहारम कि जो ब्राह्मण्स के विलेजेस के अंदर व्हील्स लगे हुए थे वाटर के लिए, तो अग्रहारम्स को। तो कल को आ जाए कि अग्रहारम्स का क्या मतलब है। सो इट बेसिकली मीन्स द ब्राह्मण विलेजेस की वो विलेजेस जो कि ब्राह्मण्स को एज अ लैंड ग्रांट गिफ्ट की गई है, तो वो है अग्रहारम्स। 2 तरह की असेंबली है, और एंड द सभा और महासभा, पर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हमारे को देखने को मिलती, तो इसको आप स्किप आउट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट, जब भी इनके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कमेटीज बनाया करते थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कमेटीज के अंदर वेरियस लोगों को चुना जाता था। चुनाव कैसे होगा कि जो बंदा पढ़ा लिखा है और जिसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जमीन है, लैंड है, उसको उस कमेटी का पार्ट बनाया जाता था। और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, जितने भी लोगों को हिस्सा मिलेगा, सीट मिलेगी, उनको हर एक 3 साल के बाद रोटेट किया जाता था, मतलब कि 3 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता था ताकि नए बंदे आए। अब मान लो अगर बहुत सारे बंदे हैं जो कि सीट लेना चाहते हैं, तो नाम कैसे सिलेक्ट होगा? तो पर्चियां डाल ली जाती थी और एक कोई भी छोटा लड़का या लड़की उन एक पर्ची को निकालेगा, उस हिसाब से सिलेक्शन की जाती थी। और इस पूरे सिस्टम को कहा गया है कोडावलाई सिस्टम। एक बार के लिए आपको इंग्लिश में पढ़ भी देता हूं, अगर समझ में आ गया हिंदी में, सो वेरी वेल एंड गुड, तो डन है। सो द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी टू विच एजुकेटेड पर्संस ओनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना, एजुकेटेड भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। वर इलेक्टेड आइदर बाय ड्रॉइंग लॉट्स और रोटेशन एंड द मेंबर्स हैड टू रिटायर एवरी 3 इयर्स। आपको 3 इस साल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि हाँ रोटेशन होती रहती है। 2 तरह के आर्ट्स के बारे में बात की गई है इनके सोर्सेज के अंदर। एक तो है मार्शल आर्ट कॉल्ड सिलंबम, ये तो आज के टाइम में भी प्रोमिनेंस में है। और उसके अलावा एक स्पेशल जो पॉइंटर है जो मेरे को मिला वो है कि मार्शल सुसाइड। सो दिस सिलंबम वाज पैटर्नाइज्ड बाय द चोला रूलर्स एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ मार्शल सुसाइड कॉल्ड नावल कंदम। जो मेरे को लाइन वहां पर लिखी हुई मिली थी वो क्या है? दैट एंशिएंट एंड मिडिवल
Tamil texts mention different forms of martial traditions, but the ultimate expression of the loyalty of the warrior to his commander was a form of martial suicide called Navalkandam. तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना। सिलंबम ये तो आपको पता ही होगा कि मार्शल आर्ट है आज के टाइम में साउथ इंडिया का, और ये पुराना मार्शल सुसाइड आर्ट है जो कि है नावलकंदम। दो तरह के कास्ट के बारे में बात की गई है, एक तो है वलंगई जो कि है राइट हैंडेड कास्ट, मतलब कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जो अपर कास्ट है, और जो लोअर कास्ट है इदंगई जो कि है लेफ्ट हैंडेड कास्ट। ये भी ध्यान में रखना, कल को आ जाए कि वलंगई और इदंगई ये किस कंटेक्स्ट में है, तो उसका आंसर होगा कास्ट सिस्टम के कंटेक्स्ट में अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, दिस थिंग। मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि चाइना के साथ इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था, तभी 3 डिप्लोमेटिक मिशन भेजे गए। दो नाम हमारे को मेन मिलते हैं जो कि वहां से एज अ मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन क्लोथ, ठीक है, तो कांचीपुरम की जो सिल्क साड़ीज है यहीं से प्रोमिनेंस में आई थी, एंड वुड स्टील जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टील होता है, वुड स्टील यहाँ पर बनाया जाता था जिसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो मेन कम्युनिटी, मेन जो प्रोफेशन की कम्युनिटी थी उसका नाम है वेलालार कम्युनिटी। तो ये ध्यान में रखना है, कल को आ जाए कि वेलालार एज अ कम्युनिटी किस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करती थी, तो उसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। 3 हमारे को कन्नड़ पोएट्री के जेंट्स के बारे में बात मिलती है यहाँ पर, पंपा, पुना एंड रन्ना। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा तो उसी पॉइंट का रेपिटेशन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया, द टेम्पल्स ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम एंड अरवेतरेश्वर टेम्पल एट दारासरम, they were declared as the world heritage sites by UNESCO and are referred to as great living chola temple। जो अगले लेक्चर लूंगा तो वहां पर इनके बारे में मैं आपको बात बता भी दूंगा। 2 इंपॉर्टेंट नाम है जो कि एज अ राइटर एज अ पोएट आपको ध्यान में रखने इस पूरे पीरियड में से। सबसे पहले है कंबन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कल को सीधा पूछा जा सकता है कि कंबन, जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था कि 3 नाम दिए गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम द भाभूति कि इनका प्रोफेशन क्या था, तो उनका प्रोफेशन था प्ले राइटर। तो कंबन का भी जो प्रोफेशन है वो है प्ले राइटर या फिर पोएट। हिज रावणात्रम also referred to as Kamban Narayanam is an epic of the Tamil literature, and although the author states that he followed वाल्मीकिस रामायण। तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान में रखने ना कि कंबन जी ने राम अवतारम नाम का जो प्ले है वो लिखा है। एंड दूसरी जो पोनी सेल्वन है, पोनियन सेल्वन, जिसके ऊपर मूवीज बनी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस इज अ हिस्टोरिकल नॉवल इन तमिल रिटन बाय काल्की कृष्णमूर्ति। ये फैक्ट ध्यान में रखो। और इसमें ये बहुत बड़ा प्ले है, इसमें कहां से लेके कहां तक है? रिटन इन 5 वॉल्यूम्स, दिस नरेट्स द स्टोरी ऑफ राजा राजा चोला डीलिंग विद द इवेंट्स लीडिंग अप टू द असेशन ऑफ उत्तम चोला टू द चोला थ्रोन। ये पूरे का पूरा पॉइंट ध्यान में रख लेना कि किस राजा से लेके किस राजा तक की इस पूरी जो वॉल्यूम में ये जो पोने सेवन है इसमें किन किन की बात की गई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर टोटल कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द चोला, पूरी हमारी जो हिस्ट्री है। तो इसमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी बात कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी की भी बात कर ली, लिटरेचर की भी बात कर ली है। जितने भी सोर्सेज आप रेफर करोगे आपको लगेगा कि हम मोस्टली 99.99% हर एक चीज को यहाँ पर कवर किया गया है, कुछ ऐसा नहीं है जो छूटा है। हाँ, बीच में जितना भी फालतू कंटेक्स्ट था, फालतू कंटेंट था, वो मैंने हटा दिया है क्योंकि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लॉजिकल क्वेश्चनिंग। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, वेयर अ टीचर क्लेम दैट कि 2022 का जो पेपर है वो 75 प्लस क्वेश्चंस हम ऐसे ही सीधा सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट 100 में से 10-20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम इस तरह के लॉजिकल गैसिंग से सॉल्व कर सकते हैं, पर ये मान के चलो कि अपना जो टाइम है, मैंने देखा फिर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यही करने लगे कि क्योंकि जितने भी बच्चों के मैं उस कांटेक्ट में था कि वही कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को PYQs के ऊपर लगा के सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर पेपर जाके सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो कोई टीचर ये क्लेम कर रहा है कि 75 प्लस क्वेश्चन, मतलब कि सीधे 150 नंबर बनते होंगे, कोई मेरे को ये ला के दिखा दे कि 150 नंबर किसने स्कोर किए हैं 2022 के पेपर के अंदर, 150 छोड़ो 140 भी कोई ला के दिखा दे।
ये समझो कि पेपर के बाहर आके जब हम क्वेश्चंस को 10-20 बार देख लेते हैं तब दिमाग बहुत अलग चलता है एज कंपेयर टू द क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द पेपर जो असल में हो रहा है। जब आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेशन, विद रिस्पेक्ट टू द जो आपके मन में डर है, वो बहुत अलग होता है। बात बाहर आके क्वेश्चंस देख के जब सब कुछ डिस्कशन हो चुकी है तब बहुत एंगल्स निकल जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व हो सकता है। मान लो अगर इतना इजी पेपर होता तो कट ऑफ भी 120-30 जाती, जैसे 2016 में गई थी। 2016 में जो कट ऑफ थी वो 116 गई थी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं उस साल, क्योंकि सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे। जो भी हमारे विजन इनसाइट वगैरह के करंट अफेयर हैं जो सीधे उनमें से निकाल के क्वेश्चन पूछे गए थे, पर उसके बाद से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला। हर साल यूपीएससी अपना ट्रेंड बदलती है, पर इन लास्ट के कुछ चंद टाइम दिनों में ये गलती मत करो कि ये कुछ ट्रिक सीख लेंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए वो देखना, सब कुछ समझना जरूरी है, पर अगर आप उसके ऊपर ही जाके निर्भर कर लोगे, कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करोगे, कंटेंट इज अ रियल थिंग। आपकी जो नॉलेज है वही आपको कट ऑफ तक लेके जाएगी। कट ऑफ से आगे का जो रास्ता है वो आप इन लॉजिकल गैसिंग के थ्रू किस तरह से हम स्मार्टली ट्रिक्स का यूज करके पेपर क्लियर आउट कर सकते हैं, वो नो डाउट काम करते हैं। 100 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनके थ्रू सॉल्व हो सकेंगे, पर हर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता। बाद में वो सारे मार्केटिंग प्रोपेगेंडास होते हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए चीजें होती हैं कि किस हिसाब से हम बच्चों में फेमस हो जाए कि हाँ कोई बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो सारा कुछ काम नहीं करता पेपर के अंदर। बाद में इतने टाइम बाद, जैसे 75 प्लस क्वेश्चंस की बात करो, 80 वो मैडम कह रही थी, ये 150 160 छोड़ो, 140 नंबर ही आए हों 2022 के प्रीलिम्स के अंदर, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हर एक चीज का ना प्रूफ होता है, बाद में बातें करनी बहुत ज्यादा आसान है, तो उन प्रोपेगेंडास के अंदर नहीं पड़ना। आपने अपनी जितनी मेहनत के साथ आप चल सकते हो उतनी मेहनत के साथ चलो। अगर कोई बंदा सीरियसली तैयारी करवा रहा है, जैसे यहाँ पर चोलास एम्पायर के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो कर लो। जैसे मेरा भी कोर्स चलता है हिस्ट्री का, अब मैं क्यों प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अगर आप अब कहूंगा कि वो पूरा कोर्स लगाओ 20 घंटे की सिर्फ हिस्ट्री को लेके बैठो, उससे आपका फायदा नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ही होगा। इस टाइम पे जरूरी क्या है, जो आपने पूरे साल में पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आप कवर कर चुके हो, उसी को अल्टीमेटली रिवाइज कर लो। हाँ, जैसे कोई छोटा छोटा टॉपिक रहता है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, तो वो अगर अगर आधा घंटा 1 घंटे में कवर कर सकते हो, वेरी वेल एंड गुड। पर उसके अलावा अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने मॉक्स के ऊपर फोकस करना है, उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। ट्रिक्स वगैरह ये सारा कुछ बहुत बात की बातें रहती हैं, इससे आपका फायदा नहीं होगा। जितना मैं समझाना चाहता था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह के और कुछ टॉपिक्स होंगे, पिछले लेक्चर के अंदर भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सजेशन दिए थे, उनके ऊपर भी काम करूंगा। सो वो सारे हमेशा वेलकम है, जिससे आपकी रिवीजन अच्छी हो सकती है। कोई आपको रिवीजन करा रहा है कि ये पूरा मेरे साथ बैठो 2 घंटे में रिवीजन करवा सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें सही हैं। पर इन लास्ट के कुछ दिनों में क्योंकि बच्चा डरा होता है, वल्नरेबल होता है, तो जो अलग अलग लोग हैं वो उनके डर के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने व्यूज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो फायदा नहीं है उस चीज का। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जो पूरा चोला एम्पायर करवाया उसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बताया वो ध्यान में रख लेना, जो उनके टेरिटोरियल कंक्वेस्ट के बारे में बताया। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स बताए, जैसे वो कावेरी जो रिवर है उसके अंदर जो सेलिब्रेशन की जाती है, वो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कंबन किसने पोनियन सेल्वन लिखी, कृष्णामूर्ति जी ने। वो सारे पॉइंट्स एक बार ध्यान में रख लेना, एक पेज के आपके नोट्स बनेंगे, उसको एक या 2 बार रिवाइज कर लेना, तो चोला एम्पायर में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस रह जाएगा कि हाँ मैं इस चीज को करके आया हूँ। पेपर के अंदर जिस दिन कॉन्फिडेंट होगे, कॉन्फिडेंस से ही आपके ट्रिक्स लगेंगे, कॉन्फिडेंस से ही सारा कुछ होगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके जो स्टैटिक थ्योरी है, स्टैटिक सब कुछ अगर आपने अच्छे से कवर किया है। तो अगर कुछ गलत कह गया हूँ उसके लिए माफ करना, पर जो मेरे को लगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो मेरे को लगा वो मैंने बताया। थैंक यू सो वेरी मच।